हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि सॉलिड होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, इसके और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में डिस्कस करना है, इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, इसका इनिशियल स्ट्रक्चर कैसा होता है और भी बहुत कुछ डीप में जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉलिड है क्या और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको एक ग्लास दिख रहा है और वुड लकड़ी के टुकड़े दिख रहे होंगे, डायमंड है और आइस और ब्रिक्स वगैरह सब दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ग्लास, डायमंड, वॉच, वुड, ब्रिक्स, सीज, आइस। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल है सब सॉलिड के एग्जाम्पल है। अब हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये विचार आया होगा कि ये सॉलिड है तो इसका इनिशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये अंदर से कैसे बने होते हैं और इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। तो बहुत सारा हमारे दिमाग में आता है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है और किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। हमें पता है कि सॉलिड है तो सभी जितने भी मटेरियल है किसी न किसी पार्टिकल से बने होते हैं, तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट है पार्टिकल का, और भी बहुत कुछ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड क्या है, सॉलिड की डेफिनेशन क्या है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। नॉर्मली हम जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, जो हार्ड सब्जेक्ट होती है, जो भी हार्ड सब्जेक्ट उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड स्टेट की, जो एक एक करके हम समझेंगे। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी हुई है, जब आप 9th 10th में साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो सेम ही प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा बहुत सा डिफरेंस होता है। अब सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कह रहा है कि दे हैव डिफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो जो भी सॉलिड होते हैं उनका मास फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और उनका शेप भी फिक्स होता है। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर कोई आपके पास सॉलिड मटेरियल है तो उसका आप शेप नहीं बदल सकते। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको उसका शेप चेंज कर सकते हो, वो टूट सकता है पर उसका शेप नहीं बदल सकता। उसका वॉल्यूम और मास भी फिक्स रहता है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि द पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है इसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और उस बॉन्डिंग का क्या नाम है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, आपको एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है। अब इस सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आयनिक कंपाउंड है तो एक प्लस का होगा, मतलब एक कैटायन होगा और एक एन होगा। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो Na प्लस और Cl माइनस, दो टाइप के पार्टिकल्स हो गए। तो इस टाइप से ये पूरा अरेंजमेंट होता है। ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है। ये इनिशियल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है सॉलिड के अंदर, जिसके अंदर जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्लोजली पैक होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ पैक होता है और इनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता। जैसे एक पार्टिकल है और इसके जस्ट पास में दूसरा पार्टिकल आएगा, अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और डिस्टेंस बिल्कुल ही नेग्जेबल होती है। बिल्कुल ही डिस्टेंस कैसे होती है, नेग्जेबल होती है। जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग है वो भी धीरे धीरे लूज होने लगती है और इसके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ने लगती है। सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होती है वो गैस में होती है। अब सॉलिड के बारे में हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पे जो पार्टिकल है उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, और सबसे जो हाईएस्ट बॉन्डिंग है वो सॉलिड में होती है। इसलिए ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि बीच में डिस्टेंस नहीं है, बॉन्डिंग बहुत ही क्लोज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब आगे अगला जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट के बारे में समझेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में मैंने अभी बताया एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन कुछ भी हो सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन, हैव फिक्स पोजीशन, कैन ओनली ऑसिलेटेड अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये कह रहा है आपको कि जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसके अंदर, जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये जो भी पार्टिकल है तो ये इनकी पोजीशन कैसी है, फिक्स पोजीशन है। ये अपनी फिक्स पोजीशन पर है, यहाँ से मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में डिस्टेंस नहीं है
और बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अगर कोई आपको मजबूती से पकड़ के रखा है तो आप वहाँ से खिसक भी नहीं सकते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ये जो पार्टिकल है मूवमेंट नहीं कर सकते, बट उसी पोजीशन पे रहकर ऑसिलेशन कर सकते हैं। जैसे आपको अगर किसी ने मजबूती से पकड़ा है तो आप वहाँ से भाग तो नहीं सकते, लेकिन इधर उधर हिल जरूर सकते हैं। तो वैसा यहाँ पर भी है कि ये जो पार्टिकल्स है अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं, बट यहाँ से मूवमेंट नहीं कर सकते। अब जो अगला है चौथा पॉइंट, वो कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, चौथा पॉइंट है कि द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई। तो जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन द कंपेरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा मास है और फिक्स है वो किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी का। तो जितना ज़्यादा मास होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर किसी का वॉल्यूम ज़्यादा है और मास कम है तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। तो सॉलिड में क्या होता है, वॉल्यूम और मास के अंदर मास ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है, इसलिए तो ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, तैर नहीं सकते, सीधे डूब जाते हैं। डेंसिटी का हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। डेंसिटी के अंदर जैसे आपने कभी कभार देखा होगा, डेंसिटी का मैं आपको बहुत एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आपने कभी सुना होगा फैक्ट के अंदर या फिर कभी टीवी में कि दो नदी है या फिर दो समुद्र आपस में नहीं मिलते, दोनों अलग अलग जैसे लगते हैं। या फिर दो नदियाँ आपस में जा रही है, जैसे त्रिपुरा वगैरह है, वहाँ दो नदियाँ आपस में आती है और थोड़े टाइम के लिए नहीं मिलती, बाद में जाके मिलती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों में नदियों का पानी है, उसके अंदर डेंसिटी का डिफरेंस होता है। चलो दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो, आप पानी, आप एक पानी का गिलास लीजिए आधा भरा हुआ, उसमें तेल डालिए, क्या पानी और तेल मिक्स होंगे, कभी नहीं मिक्स होने वाले। क्यों नहीं मिक्स होंगे, क्योंकि पानी का डेंसिटी और तेल की डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस है। और जब डेंसिटी और डिफरेंस है दोनों एक साथ कभी मिक्स नहीं हो सकते। तो ये डेंसिटी हो गई जो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड की होती है। अब अगला जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि द सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। द सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, इसका मतलब आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड को कंप्रेस कर ही नहीं सकते बिकॉज उसके पार्टिकल के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो अपने पार्टिकल वहाँ से मूवमेंट कर नहीं सकते, तो उसको आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते। एंड रिजिड, बहुत हार्ड होते हैं ये, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने एक एक करके पढ़ ली। और ये जो सॉलिड का इनिशियल स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वापस आप एक बार देख लीजिए। ये सॉलिड का इनिशियल स्ट्रक्चर है, इस टाइप का अंदर स्ट्रक्चर होता है और पार्टिकल का अरेंजमेंट इस टाइप का होता है। अब अगले वाले वीडियो में हम सॉलिड के टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड के टाइप्स। हम आज देखेंगे कि सॉलिड के टाइप्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है उसके बेस पे सॉलिड के टाइप्स कितने होते हैं। अब यहाँ पे जो नोट किया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड आर टू टाइप्स। पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं। जो आपका फर्स्ट टाइप है वो तो हो जाएगा अमोर्फस सॉलिड, और जो सेकंड टाइप है वो हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये दोनों अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या, इसको हमें समझना है। तो सबसे फर्स्ट इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये होता क्या है। अमोर्फस सॉलिड के अंदर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एक रबर है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक कैल्शियम कार्बोनेट चौक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो रबर, ग्लास, ये जितने भी ये सब अमोर्फस सॉलिड के अंदर आएंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर आपको सोडियम क्लोराइड यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जिंक क्लोराइड, डायमंड के अंदर भी पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, और एक साथ में कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अमोर्फस सॉलिड के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो चॉक लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइमस्टोन, जो अपने मंदिरों में यूज़ होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें देखना है कि चॉक के अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल ही रेगुलर अरेंजमेंट होता है। बट यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जिसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है और चॉक के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफरेंस है। अमोर्फस सॉलिड के अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसके अंदर दो पार्टिकल है ए और बी, जिससे पूरा कंप्लीट सॉलिड स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे आपको दो पार्टिकल ए और बी दिख रहे हैं।
अब यहाँ पे ए और बी के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। ए के बाद आपके पास बी आ रहा है, बी के बाद वापस बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर वापस ए आ रहा है। यहाँ पे रैंडमनेस है, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ही रैंडमनेस है। पार्टिकल यहाँ पे फ्रीडम है, वो कहीं पर भी आ सकते हैं। तो रैंडमली अरेंजमेंट किया हुआ है तो वो अमorphous सॉलिड के अंदर होता है। बट अगर कहीं पर रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखते हैं, यहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट बिल्कुल ही रेगुलर है। यहाँ पे आपको एक पार्टिकल ए दिख रहा है, ए के बाद जस्ट बी आएगा, बी के बाद वापस ए आ रहा है, फिर वापस बी आ रहा है, तो बिल्कुल ही रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इस टाइप के अगर कहीं अरेंजमेंट आपको सॉलिड में दिखते हैं तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अब इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं, जिससे और हमें क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड अमorphous सॉलिड से डिफरेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर यहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है सबका अरेंजमेंट बिल्कुल ही रेगुलर है। और अमorphous सॉलिड में आपको क्या दिख रहा है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। कोई भी पार्टिकल कहीं भी आ रहा है, बीच में डिस्टेंस भी है और बिल्कुल ही इरेगुलरिटी है। तो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस होता है दोनों के अंदर वो होता है अरेंजमेंट के बेस पे, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट होता है और अमorphous सॉलिड में इरेगुलरिटी होती है, यानी रैंडमनेस होता है, पार्टिकल कहीं पर भी आ सकता है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या डिफरेंस होते हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे जो फर्स्ट इसके अंदर डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस पढ़ने वाले दोनों के अंदर, तो सबसे जो इसका फर्स्ट डिफरेंस है वो है हैव डिफिनाइट एंड रेगुलर अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, आपके रेगुलर अरेंजमेंट होगा और डिफिनाइट यानी फिक्स अरेंजमेंट होगा। बट अमorphous सॉलिड में क्या होगा, इरेगुलर शेप या इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच रिपीट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, लॉन्ग रेंज के अंदर ऑर्डर है और वो बार बार रिपीट हो रहा है। बट इसमें क्या होगा, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आप देखो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर ये पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे रेगुलर आ रहा है और लॉन्ग रेंज में आ रहा है। कैसे आ रहा है, लॉन्ग रेंज में आ रहा है आपको पार्टिकल का अरेंजमेंट। बट अमorphous सॉलिड में क्या है, इरेगुलरिटी है। कहीं पर भी अगर आपको रेगुलरिटी मिल रही है तो शॉर्ट रेंज में मिल रही है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे रेगुलरिटी आ रही है, फिर वापस इरेगुलर आ गया, फिर वापस रेगुलरिटी आ रही है, फिर वापस इरेगुलर आ गया। तो शॉर्ट रेंज में आपको इसमें मिल जाएगा। बट अगर आपको लॉन्ग रेंज में रेगुलरिटी चाहिए तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही मिलेगी। तो मेन डिफरेंस ये हो जाता है। अब उसके बाद इसका जो तीसरा डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस हम देखने वाले यहाँ पे कि मेल्ट्स एट शार्प एंड फिक्स टेम्परेचर। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, साफ होता है, फिक्स होता है। एक फिक्स पॉइंट पे आगे वो मेटल या जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम सपोज़ कर लेते हैं, ये एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं कि आयरन है, आयरन मेल्ट होना स्टार्ट होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 1500 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। उस पॉइंट पे आते ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक शार्प या फिक्स टेम्परेचर हो गया या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे आगे ये जो मेटल है कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। बट अमorphous सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अमorphous सॉलिड में क्या होता है, एक वो रेंज में चलता है। जनरली सॉफ्टन ओवर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ कि जनरली सॉफ्टन ओवर इट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो सॉफ्ट होते हैं और धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। इनका एक रेंज में चलता है। रेंज, ये आपको वर्ड याद रखना है, रेंज में चलने वाले यहाँ पे। बट यहाँ पे कैसे होते हैं, शार्प होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अमorphous सॉलिड में कैसे चलेंगे, रेंज में। सपोज़ कर लेते हैं कि आपके पास अमorphous सॉलिड का कोई क्रिस्टल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हम जज कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, सपोज़ कर लेते हैं कि वो 90 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है। 90 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है और वो 150 डिग्री सेल्सियस तक जाके कम्प्लीटली मेल्ट होता है। तो अब यहाँ पे आपको एक रेंज देखने को मिल रही है 90 टू 150, इसके बीच में वो कम्प्लीटली मेल्ट होता है। 90 पे आते ही वो कम्प्लीट मेल्ट होने होता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे 150 तक वो मेल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में चलता है। अब उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, चौथा है हैव ए डिफिनाइट हीट फ्यूजन। ये दोनों में सेम ही है। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, डिफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी इसको फ्यूज होने के लिए जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है सॉलिड का, क्रिस्टलाइन अमorphous में, उनको फ्यूजन होने के लिए जो एक हीट है की रिक्वायरमेंट रहेगी वो दोनों में सेम रहने वाली है। अब इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
फिफ्थ पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप क्या बोलोगे? आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड। ये वर्ड आपको याद रखना है कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, अर्थात वो रियल सॉलिड है, बिकॉज उसके अंदर सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो अवेलेबल है। बट अगर हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो उसको हम सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। या तो आप उसे सूडो सॉलिड बोलिए या फिर आप उसको सुपर कूल्ड लिक्विड, सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल लिक्विड बोल सकते हैं। अब इसको हम सुपर कूल लिक्विड क्यों बोलते हैं, इसके अंदर कौन सी टेंडेंसी होती है उसके बारे में देखते हैं। बिकॉज दे हैव टेंडेंसी ऑफ फ्लो, क्योंकि उसके अंदर फ्लो की टेंडेंसी होती है, वो कम्प्लीटली सॉलिड की तरफ बिहेवियर शो नहीं करते हैं, उनके अंदर फ्लो की टेंडेंसी होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पुराने जितने महल या खंडर होते हैं और उनके अंदर जो खिड़की है उसके अंदर जो मिरर लगा होता है, जो कांच ग्लास लगा होता है, उस ग्लास के अंदर अगर बहुत पुराना है, यानी मैंने जैसे बताया आपको खंडर है तो पुराना है, तो आप देखोगे कि जो ऊपर से है वो ग्लास बहुत पतला होगा और नीचे से मोटा हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे सनलाइट उस पर फोकस होती है तो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो फ्लो करना स्टार्ट करता है और ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है और धीरे धीरे ऊपर से पतला हो जाता है और नीचे से मोटा हो जाएगा। तो ये इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल या इसका जो स्ट्रक्चर है उसके साथ एग्जांपल को देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये पार्टिकल का अरेंजमेंट हमने पहले भी देखा हुआ है। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगा? जैसे टेबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब ये आपका एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड में हो जाएगा। दूसरा जो एग्जांपल है अमोर्फस सॉलिड का, वो आपके पास कॉटन कैंडी, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है कॉटन कैंडी, ये अमोर्फस सॉलिड में आता है। इसका जो अरेंजमेंट है वो आपको इर्रेगुलर देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? इर्रेगुलर देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। सबसे फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो 6th पॉइंट है वो है कि व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड न्यूली जनरेट सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी चाकू से या कट करते हो तो आपके पास जो उसके 2 पीस होने वाले हैं वो जनरेट पीस कैसे होने वाले? प्लेन और स्मूथ होने वाला है। यानी जब भी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल को कट करते हो तो उसका सरफेस प्लेन और स्मूथ स्लीपी आने वाला है। बट अमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? वो इर्रेगुलर सरफेस हो जाता है। व्हेन कट विथ ए शार्प टूल एज इनटू 2 पीसेज विथ इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर का मतलब वो खुरदरा सरफेस आने वाला है आपके पास। तो ये इसके अंदर एक डिफरेंस हो गया। आगे का जो डिफरेंस है 7th पॉइंट, एन आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक। वो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना हमें। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एन आइसोटोपिक एंड आइसोटोपिक। तो इसके बारे में कंप्लीटली समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे फर्स्ट एन आइसोटोपिक इन नेचर क्या होता है? अगर हम किसी क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, एंड सच एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट वैल्यू शो करती है जब आप इसको डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सच एज ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप मेजर कर रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, जैसे ये एक डायरेक्शन हो गई, आप अलॉन्ग द डायरेक्शन कर रहे हो इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो या इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट आने वाली है। बट आइसोट्रोपिक में क्या होता है, यानी अमोर्फस सॉलिड का अगर कोई क्रिस्टल है तो उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम आने वाली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आने वाली? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एन आइसोट्रोपिक में डिफरेंट आती है और आइसोट्रोपिक में सेम आती है। एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, आइसोट्रोपिक अमोर्फस सॉलिड में होता है। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर कोई फर्स्ट बार इसको रीड कर रहा है तो समझने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये डिफरेंट है और किस प्रकार से हमें इसको समझना है। तो सबसे फर्स्ट देखिए, अगर आप किसी 2 अलग अलग मैरिज फंक्शन में जाते हो तो एक फंक्शन में पूरा अरेंजमेंट है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट होता है
कि पार्टिकल का एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है। मान लो आप खाने के रेस्टोरेंट पे जा रहे हो और वहाँ पे आपको मिलेगा कि एक साइड में सब जितने भी चिल्ड्रंस है, एक साइड में पेरेंट्स है, या एक साइड में आपके मैन है, एक साइड में लेडीज़ है, एक साइड में चिल्ड्रंस है। तो आप अगर अलग अलग डायरेक्शन में देखोगे तो आपको अलग अलग पर्सन दिखने वाला है। एक साइड में मैन दिखने वाला है, एक साइड में लेडीज़ दिखने वाली है, और एक साइड में आपको चिल्ड्रंस दिखने वाला है। तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पर्सन मिलने वाले हैं। इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी अलग अलग आने वाली। बट अगर एक मैरिज फंक्शन है जहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, बिल्कुल रैंडमनेस है, कोई भी कहीं भी जाके खड़ा हो सकता है, तो अगर आप कोई भी डायरेक्शन में जाकर देखने वाले हो, जो सभी जगह आपको क्या दिखेगा, एक लेडीज़ है जिसके साथ में बच्चा भी खड़ा है, उसके साथ में मैन भी है, मतलब आदमी भी है, पूरा कंप्लीटली फैमिली खड़ी होगी। तो सभी डायरेक्शन में ऐसा ही होने वाला है। तो किसी भी डायरेक्शन में आप देखो, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में देखो, जिस डायरेक्शन में देखो, वो सभी जगह आपको एक जैसा दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने में यही कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट है ही नहीं, रैंडमनेस है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी डायरेक्शन में आपको सेम मिलने वाली है। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। Crystalline solid can be classified on the basis of crystalline solid can be classified on the basis of nature of force operating in them into 4 categories। अब इसको अट्रैक्शन के फोर्स पर, जैसे हमने फर्स्ट बात की थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स, दूसरा पार्टिकल्स, तीसरा पार्टिकल, इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। अब इन पार्टिकल्स के अंदर जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इस फोर्स के बेसिस पे इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन से टाइप से उसको हमें रीड करना है। सबसे फर्स्ट है मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर आपको 3 टाइप मिलने वाले हैं। मॉलिकुलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। इसको हम एक एक अलग से सेपरेट पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो टाइप आएगा वो आपके आयनिक सॉलिड आने वाला है। दूसरा टाइप आपको आयनिक सॉलिड मिलेगा। और जो तीसरा टाइप है वो मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तीसरा टाइप मेटेलिक सॉलिड और चौथा टाइप कोवलेंट सॉलिड। तो 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है और इनको हमें आगे सेपरेट पढ़ना है। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।